ओके गाइस, हम पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं. सो बेसिक डेफिनेशन. सो देर आर सम जनरल टर्म्स स्ट्रिंगर्स. सो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दीज आर लॉन्गिट्यूडनल ब्रिज डेक बीम स्पैनिंग बिटवीन द ट्रांसवर्स फ्लोर बीम्स एंड प्लेस्ड पैरेलल टू द roadway. Floor beams are the main girders of the bridge deck spanning between trusses or plate girders and running perpendicular to the roadway. ठीक है जी. In classical deformation method of analysis, stiffness equation of components of structure are separately formulated and equilibrium and compatibility conditions are satisfied at the interfaces to get the complete solution. In classical force method of analysis, the structure is subdivided into statical determinate elements and equilibrium of the interface forces is then satisfied to get the complete solution. So क्या है जी, जो क्लासिकल डेफिनेशन मेथड में उसमें स्टिफनेस इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर सेपरेटली फॉर्मुलेटेड. तो हर स्ट्रक्चर की क्या है स्टिफनेस इक्वेशन अलग से फॉर्मुलेट कर द कंपैटिबल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट द इंटरफेस. इंटरफेस मतलब जहाँ पे भी आपके कोई एलिमेंट मीट कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक इंटरफेस ये है जहाँ पे आपका डेक मीट कर रहा है स्ट्रिंगर के साथ. ठीक है जी. दूसरा इंटरफेस कौन सा हो सकता है जी, जहाँ पे आपका स्ट्रिंगर मीट कर रहा है फ्लोर बीम के साथ. ठीक है जी. तो ये सारे क्या है इंटरफेसेस हैं. ठीक है जी, जॉइंट्स बनते हैं. अब ये देखें, इस पॉइंट पे देखें आपका फ्लोर बीम किसके साथ इंटरफेस हो रहा है जी, आपका प्लेट गर्डर के साथ हो रहा है. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या है एक डेफॉर्मेशन की जो है आपकी, जब डेफॉर्मेशन मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपको स्टिफनेस और बेसिकली ये स्टिफनेस मेथड है. और जो दूसरा आपका आ जाता है क्लासिकल फोर्स मेथड, उसमें क्या है तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और देन आप क्या करते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं वो जॉइंट्स पे आप सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है जी. और दिस विल बी सॉल्व. ठीक है जी. तो हम जो अपना डिज़ाइन मेथड है उसको हम ज़रा अलग से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे. So, core width is defined as the width of the monolithic deck without the overhangs. So, core width जो है आपकी, जब हम core width की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंगर के सेंटर से लेके इस स्ट्रिंगर के सेंटर तक क्या है कोर विड्थ है. स्ट्रिंगर के सेंटर से जो इधर है वो ओवरहैंग है. इसी तरह इस स्ट्रिंगर के जो सेंटर से इधर है वो क्या है ओवरहैंग है. ठीक है जी. तो ओवरहैंग दोनों अगर हम काट दें तो स्ट्रिंगर के सेंटर तक जो जितनी विड्थ बनती है डेक की दैट इज कोर विड्थ. ठीक है जी. सो नेक्स्ट चलते हैं जी हम. ओके. Deck is the bridge slab supporting the loads directly or through the bearing surface. End zone is the part of the structure where due to the structural or load discontinuity normal beam theory does not apply. Okay. Equivalent strip is defined as an isolated predefined width of the deck in the longitudinal or transverse direction which when designed individually represents the full design of the deck and the same design is used throughout. तो जिस तरह आप स्लैब की एक इक्विवेलेंट 1 मीटर की या 1 फुट की विड्थ लेते हैं ना, इसी तरह आप स्पेसिफिक इक्विवेलेंट जो है स्ट्रिप वो आप डेक के लिए लेके डेक को डिज़ाइन कर देते हैं थ्रू आउट, फिर उसको थ्रू आउट रेप्लीकेट कर देते हैं. सो जो एंड जोन इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वेयर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल और लोड डिसकंटिन्यूटी नॉर्मल बीम थ्योरी डज नॉट अप्लाई. सो एंड जोन कुछ कैसे एक्सप्लेन किया जाए.
Okay guys, hold on for a second. How can I? सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी। सो जो ब्रिजेस हैं आपके, ये बेसिकली एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर है। सो कुछ कंडीशंस में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल बीम थ्योरी है वो आपकी डेफिनेटली अप्लाई नहीं होती। तो अगर आप इसका डिज़ाइन देखें ना, तो चलें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जब हम डिज़ाइन पढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि होता क्या है बेसिकली। जो आपके एक्सटीरियर गर्डर्स हैं, समटाइम इन पे जब आप फोर्सेस निकालते हैं, तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे देता हूँ कि समटाइम ब्रिजेस के केस में आप ये एक्सटीरियर गर्डर आ गया आपका, ये एक फर्स्ट इंटीरियर गर्डर आ गया आपका, और ये आपका सेकंड इंटीरियर गर्डर आ गया, और इसके ऊपर आपका माशाल्लाह से डेक आ गया। तो जब आप ट्रक के लोड्स को प्लेस करेंगे, सॉरी इस डायरेक्शन में आपको दो ही यूज़ होंगे, 110 किलो न्यूटन फोर्स। तो जब आप रिएक्शंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फोर्स आ रही होगी, दैट मे बी 260 किलो न्यूटन। So is this in equilibrium? No. So in this case क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंगर है, इसमें 40 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड रिएक्शन आ रहा होगा। अब समटाइम क्या होता है कि जब आप इन फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो है वो, जो जिस तरह आप नॉर्मल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, तो उसकी बनिस्बत आपको यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर भी मिलेगा। ठीक है जी, जब आप स्टैटिक लोड अप्लाई करेंगे। और उसकी वजह क्या है कि लोड जो है वो मूविंग है, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के वक्त आप ये चीज़ चेक करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स इफेक्ट क्या आ रहा है। अब आप देखें कि जनरली अगर आपको पता है कि जी एक एक्सल है, दो टायर हैं उसके, ठीक है जी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ट्रक के जो दो पिछले टायर हैं, ठीक है जी, दोनों टायर 110 किलो न्यूटन लोड लगा रहे हैं। आप ज़बानी बता सकते हैं कि एक स्ट्रिंगर पे जो मैक्सिमम लोड आ सकता है दैट इज़ टू 20 किलो न्यूटन। बट नो, समटाइम लोडिंग की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि आपकी जो रिएक्शंस हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आते हैं। तो इन चीज़ों को, इस तरह के जो जोन है उसको एंड जोन उसने बोला है, ठीक है जी। तो इस तरह की कंडीशंस भी आती हैं। तो जब आपने ये इस तरह की चीज़ एनालाइज करनी है तो उनको प्रॉपर आपने लीवर रूल के तहत एनालाइज करना है, ठीक है जी। तो ये एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, ठीक है जी।
तो जब हम डिज़ाइन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई इसका ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी कि अच्छा जी बेसिक डेफिनेशन की तरफ से हम। सो फुटप्रिंट इज अ स्पेसिफाइड व्हील कंटैक्ट एरिया ओवर द रोडवे। So force effect is defined as the deformation stress or stress resultant caused by the applied loads, imposed deformations or volumetric changes. The transverse continuity between the deck and the webs of cellular cross section exists. Frame action is said to be developed in large bridges. So lever rules means the statistical summation of the moments about any point to calculate the reaction at some other point। ठीक है जी। सो लीवर रूल जो है जिसका आप यूज़ करते हैं वो भी इंशाल्लाह यूज़ करें। स्क्यू एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द ब्रिज सपोर्ट एंड लाइन नॉर्मल टू द रोडवे सेंटर लाइन। So to close this space, the interconnected axles of each equal weight are together are called tandem। ठीक है जी। So to close the space and interconnected axles of equal weight are called tandem। सो ये नेक्स्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा टेंडम क्या होता है। ठीक है जी। सो बाकी लीवर रोल को आपको पता ही है, वो भी इंशाल्लाह डिज़ाइन में एक्सप्लेन कर लेंगे। स्क्यू एंगल जो ब्रिज की ऑफ द रोडवे सेंटर लाइन, जो रोडवे नॉर्मल आपकी लाइन आती है उसके दरमियान जो आपका एंगल बनता है। सो concrete slab haunch, a layer of concrete is usually projected below the slab surface to surround top flange of steel beam which is called concrete haunch। ठीक है जी। टॉप फ्लैंज को अपने सराउंड करना है। ठीक है जी। दिस haunch provides lateral support to the top flange of the steel beam and thus prevents lateral buckling of the beam। The projected depth of the haunch varies between 50 to 100 millimeter, while its width in the horizontal plane is usually 75 millimeter on each side of the flange। यानी कि 3 इंच विड्थ रखी जाती है और 2 से 4 इंच डेप्थ रखी जाती है इसकी। ठीक है जी। सो इन जनरल डायाफ्राम, दिस इज अ सिंगल स्टील मेंबर और अ फ्रेम यूज्ड टू steel beams of a bridge provide required interval। Part of the typical cross frame is shown in figure। Following requirement must be satisfied for the bridge diaphragm। So अब आप देख सकते हैं जी कि ये आपका क्रॉस फ्रेम है। ठीक है जी। और ये जो आपके दो बीम्स हैं स्टील बीम्स के हैं। ठीक है जी। इनके साथ ब्रेसिंग बेसिक क्रॉस ब्रेसिंग जो प्रोवाइड की हुई है। ठीक है जी। सो दिस इज डायाफ्राम। सो बेसिकली डायाफ्राम उसको कहते हैं जो लोड एक तो ये ब्रेसिंग का काम करता है, दूसरा जो है वो आपका लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म यहाँ पे डिस्कस होता है। ठीक है जी आपका। सो ये जॉइंट बनता है। ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। सो ये लोड आइदर आपका जॉइंट पे लगेगा, आइदर आपका थ्रू डायाफ्राम। ठीक है जी। सो ये लोड को क्या कर देता है, जो ट्रांसफ़र है जॉइंट के बजाय ये लोड ट्रांसफ़र को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है जी। सो रोल्ड बीम्स एंड प्लेट गर्डर्स यूज्ड फॉर ब्रिजेस मस्ट बी रिइंफोर्स्ड in perpendicular direction by cross frames or diaphragms at each supports and at spacing not exceeding 7.5 meter। सो स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है जी। rolled beams and plate girders used for bridges must be in forced perpendicular direction
by cross frames or diaphragms at each port and at spacing not exceeding 7.5 meter. तो ये क्रॉस सेक्शन बेसिकली दिखाया गया है। मैं अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दिखाऊं कि अगर आपके दो बीम्स हैं पैरेलल, एक तो आपने हर सपोर्ट के ऊपर डायाफ्राम आपने लाजमी लगाना है, दूसरा हर नॉट एक्सीडिंग 7.5 मीटर से कम फासले पे भी आपने क्या करना है, डायाफ्राम्स और क्रॉस ब्रेसिंग आपने लगानी है। दोनों बीम्स को कनेक्ट करना जो पैरेलल चल रहे होंगे, ठीक है जी। सो ये चीज़, और ये जो है वो ये डायाफ्राम परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ द बीम होगी, ठीक है जी। तो बाकी आप इस फिगर को गौर से देख के आप समझ सकते हैं कि ये कंक्रीट हांच हो गया, उसके नीचे ये क्या है, स्टिंगर आ गया, स्टिंगर के नीचे आपका ये क्या आ गया, डायाफ्राम आ गया। दोनों स्टिंगर आपके डायाफ्राम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। सो ये पहली कंडीशन आपने याद रखनी है। तो फॉर रोल्ड बीम्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ डायाफ्राम इज इक्वल to 1/3 the beam depth with the preferable value equal to half the beam depth. For deeper plate girder the diaphragm may consist of cross frame. So rolled beam के लिए आपने याद करें the minimum depth of diaphragm is equal to 1/3. diaphragm की depth 1/3 लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। The beam depth with the preferable value equal to half the beam depth. So देखें, अब इस केस में आपने क्रॉस प्रोवाइड किया ना, तो इसकी जो है ओवरऑल डेप्थ जो बनती है वो ये बनती है, ठीक है जी। वो ऑलमोस्ट इक्वल टू बन जाती है, ठीक है जी। अब स्मॉलर एलिमेंट्स आप बीच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने चले मैं कंट्रोल एन करके न्यू कर देता हूँ, ओके। तो हम न्यू करके यहाँ पे ड्रा करते हैं एक मेरे पास आई सेक्शन आ गया, दूसरा मेरे पास आई सेक्शन आ गया जी। ये तो हो गया जी सपोर्टिंग एलिमेंट बेज का। जब आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है तो कोई एक से गर्डर ही के साथ आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये उसका फ्लैंज आ गया और ये दरमियान में उसका वेब आ गया, ठीक है जी। तो आपको ये इसी तरह शो होगा। अब इसकी जो डेप्थ बनती है, ये वाली डेप्थ जो कनेक्टिंग एलिमेंट जो ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप, इट शुड बी मिनिमम d/3, कम से कम जो जिन दो को कनेक्ट कर रहे हैं ना, उस गर्डर की डेप्थ के तीसरा हिस्सा लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज जो प्रेफर किया जाता है वो d/2 प्रेफर किया जाता है। सपोज करते हैं जी कि हमारे पास जो गर्डर है वो अभी गर्डर मुझे कोई, चलें पहले मैं ज़रा एक गर्डर देख लेता हूँ, शायद कोई एक क्रॉस सेक्शन हमें गिवन हो डिज़ाइन में एट द एंड ऑफ दिस में भी यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन, अभी मुझे ज़बानी याद नहीं रही। चले हम ये डिज़ाइन देख रहे हैं। सो सपोज करते हैं जी W920 ये गर्डर सपोज करते हैं। अब इस गर्डर की बीम डेप्थ कितनी है, 920
मिलीमीटर। सो जब आपने इसको ब्रेस करना है आपस में इन स्टिंगर्स को, ठीक है जी, अगर आपको मैं बताऊं कि ये मैं यहाँ पे आपको क्लियरली ले जाऊं, जब आपने इन स्टिंगर्स को आपस में ब्रेस करना है उसकी डेप्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 920/3 करें तो 310 मिलीमीटर आती है। मतलब आप जो प्रेफरेबली आप 460 यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो क्या आ जाएगा, आप W360 बाई सम सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इट में भी W360 बाई 15 इस तरह का कोई गर्डर होगा, ठीक है जी। सो आप ने ये चीज़ें, ये कंडीशन आपने एक सेटिस्फाई करनी है। सो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आ जाते हैं जी। ओके, सो अभी तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इट वाज लाइव लेक्चर, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते थे, बट मेक श्योर कि आप जब आप रिकॉर्डिंग सुने आप एक कॉपी पेंसिल ले लें और आप क्वेश्चन नोट करते जाएं, क्वेश्चन नोट करते जाएं और फिर मुझसे 1 बाय 1। सो आप हो सकता है आप वो रिकॉर्डिंग का टाइम भी बेशक नोट कर लें साथ क्वेश्चन के, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। सो हम जी अभी तक कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे। सो फॉर रोड, अच्छा ये हो गया जी। एंड डायाफ्राम मस्ट बी प्रोपोर्शन टू ट्रांसमिट ऑल ऑफ द लेटरल फोर्सेस टू द बेरिंग्स। So the horizontal wind loads are transferred to the diaphragm by the lateral wind bracing, ठीक है जी। Force in the transverse diaphragm FD is equal to 1.14 WST. W is wind loading along the exterior flanges Newton per meter and ST is diaphragm spacing, ठीक है जी। तो अगर आपने डायाफ्राम की कैलकुलेट करनी है, assuming the cross frame at interior pair of a multiple span bridge with wind load equal to 2000 Newton per meter square, spacing of piers equal to 30 meter and total height of girder, deck and side guard equal to 3 meter. The force in the transverse cross frame should be as follows, ठीक है जी। तो ये है, इसको आप फिर फिलहाल लीव कर दें, ये कम्प्लेक्स है। सो डिज़ाइन लाइन, द डिज़ाइन लाइन हैज़ अ विड्थ इक्वल टू द लेसर ऑफ 3600 मिलीमीटर और विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन। रोडवे विड्थ फ्राम 6000 to 7200 मिलीमीटर shall have two design lanes each equal to 1/2 the roadway width. So the number of design lanes is taken as an integer part of the result when the clear roadway width in millimeter between curves is divided by 3600, ठीक है जी। तो 3600 से डिवाइड कर देना आपने, आपके पास नंबर ऑफ, सो कर्व टू कर्व डिस्टेंस आपने लेना है, ठीक है जी। इस स्ट्रिंगर के सेंटर से इस स्ट्रिंगर के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो कोर विड्थ है। कर्व, यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से जो आपको ये टेढ़ापन नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये आपका बैरियर आ गया और ये आपका कर्व आ गया थोड़ा सा, ठीक है जी। सो कर्व के अंदर से लेके कर्व के अंदर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कर्व विड्थ। सो इस कर्व विड्थ को आपने 3600 से डिवाइड करना है, कोर विड्थ को नहीं डिवाइड करना आपने, ठीक है जी। तो ये चलें, मैं डिज़ाइन के वक्त आपको दोबारा भी बता दूंगा ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ गया जी मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर। तो ये आप देख सकते हैं जी कि सिंगल लाइन है तो 1.2 है, डबल है तो 1 है, ट्रिपल है तो 0.85 है, ग्रेटर देन 3 है तो 0.65 है। मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर के मल्टीपल ट्रक्स एक एट अ टाइम आपके प्रेजेंट, मतलब एट अ टाइम जो आपका डिज़ाइन ट्रैफिक है वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, एक जगह पे।
So design vehicular live load. The vehicular live loading on the bridge roadway consists of combination of design truck or design tandem and the design lane and is denoted by HL90 highway loading 93 in place of previous loading like HS 20 etc. So इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं. Load greater than the specified may be considered in the form of additional load factor applied on the notional load if special industrial or other loads are expected or there is unusual traffic congestion at a particular site. The load shall occupy a width of 3000 millimeter transversely within a design lane and all design lanes must be loaded simultaneously by truck or tandem and the lane loads without any gap of the truck except when such gap increases the force effect. तो सारी कहानी ये है कि आपने या तो ट्रक लोडिंग करनी है या आपने टेंडम लोडिंग अप्लाई करनी है, और ये दोनों चीज़ें मैं ट्रक लोडिंग और टेंडिंग लोडिंग आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी. और आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है कि या तो टेंडम वाला है ट्रेलर मौजूद है या आपका जो है HL93 का जो ट्रक है वो मौजूद है, और आपने इस तरह से इसको प्लेस करना है कि बैक टू बैक जो है वो ट्रक ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं. और ट्रक बड़ा पड़ा है, सॉरी ब्रिज बड़ा पड़ा है ट्रकों से, ठीक है जी. गाड़ियों का लोड बहुत कम होता है ना, तो आपने हैवी लोड लेना है तो उसके मुताबिक डिज़ाइन करना है आपने. तो अब इस केस में क्या है कि आप गैप ट्रक का तब इंक्रीज़ करेंगे अगर लोड फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. अदरवाइज आपने बैक टू बैक ही करना है कि बस लोड अप्लाई करते जाना है. सो हम उसको कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द डिज़ाइन. सो देन आ जाएगा डिज़ाइन ट्रैक HL93. अ स्टैंडर्ड ट्रैक कंसिस्ट ऑफ फ्रंट एक्सल ऑफ 35 किलो न्यूटन, rear axle of 145 kilo Newton at 4.3 meter spacing from the front axle and the trailer axle of 145 kilo Newton having a variable spacing of 4.3 to 9 meter from the truck rear axle. The spacing producing the maximum force effect must be used. Okay. The axle loads and the transverse clearances are shown in figure 9.1. तो आप देख सकते हैं जी कि ये फ्रंट एक्सल आ गया 35 किलो न्यूटन का, ठीक है जी. वन एक्सल इज कंसिस्ट ऑफ 2 टायर्स, ठीक है जी. एक एक्सल, तो ये पूरे एक्सल का लोड आपने लगाना है. इसी तरह 2 टायर ये हो गए जिनका कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया 145 किलो न्यूटन और 145 किलो न्यूटन का. एक और आ गया 4.3 to 9 मीटर. तो ये वेरी करती है ट्रेलर की विड्थ. सो लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ HL93 डिज़ाइन ट्रक शोइंग एक्सल लोड. तो यहाँ पे आ गया जी बैक व्यू ऑफ ट्रक शोइंग ट्रांसवर्स क्लियरेंसेस. सो ट्रांसवर्स क्लियरेंसेस कितनी होती हैं जी आपकी, लोड लेन जो है आपकी वो 3 मीटर टोटल होगी. 1.8 मीटर जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर्स होगी, ठीक है जी. और जो ये क्लियरेंसेस होती है बेसिकली दैट इज़ 0.6 मीटर इन जनरल एंड 0.3 मीटर फॉर डेक ओवरहैंड, ठीक है जी. वी विल डिस्कस इंशाल्लाह. तो आपको वैसे भी ये चीज़ समझ आ रही होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है सर. देन आ जाता है ट्रक की दूसरी टाइप, दैट इज डिज़ाइन टेंडम HL93. द डिज़ाइन टेंडम शेल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ 110 किलो न्यूटन एक्सल दैट आर लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग ऑफ 1200 millimeter with the transverse center to center spacing of the wheels being 1800 millimeter. Dynamic load allowance of 33% is to be
applied on these loads for negative moment and reaction at the interior supports. Pair of tandem may be considered as a spacing of 8 to 12 millimeter. So 8 to 12 meter, sorry. Okay. एक तो आपने 1.33 का फैक्टर लगाना है इस लोड के साथ। दूसरा जो डिज़ाइन टेंडम यहाँ पे अब गिवन नहीं है, चले वो भी डिज़ाइन में आपको शो करा दूँगा। दरअसल डिज़ाइन टेंडम की आपने बिल्कुल वो याद रख लेनी है कि 110 किलो न्यूटन के 2 एक्सेल्स होंगे उसके, और लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग ऑफ 1200 मिलीमीटर। सो 1200 मिलीमीटर 1.2 मीटर की दोनों के दरमियान स्पेसिंग होगी। दो एक्सेल होंगे। इस केस में 3 एक्सेल हैं, उस केस में 2 एक्सेल होंगे जी। और वन व्हील, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हील्स बीइंग 1.8 मीटर। सो 1.8 मीटर ही होगी जी आपकी व्हील्स की स्पेसिंग, बाकी करने छोड़े। So design lane load HL93. The design lane load shall be 9.3 kN per meter along the length and having a width of 3000 millimeter. The load intensity becomes 100 Newton per meter square. So dynamic load allowance is not to be applied on the lane loading. So ये लेन का अपना लोड होता है जो आप एडिशनल लोड लगाते हैं, ठीक है जी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप उसको लगाते हैं, ठीक है जी। सो देन आ जाता है पेडिस्ट्रियन लोड्स। अ पेडिस्ट्रियन लोड ऑफ 3600 न्यूटन per meter square is used on all sidewalks simultaneously with a vehicular design live load. Separate bridges for pedestrian and bicycle traffic should be designed for a live load of 4100 Newton per meter square. The dynamic load allowance is not considered for these load, क्योंकि pedestrian की वजह से कोई डायनामिक इफेक्ट नहीं आता। हाँ बता, फौजों को ब्रिज के ऊपर मार्च करने की पाबंदी होती है, ठीक है जी, वो एक अलग बात है। बाकी चलने से कुछ नहीं होता, मार्च नहीं करना ब्रिज पे, ठीक है जी। So standard AASHTO deck types. In AASHTO specification, standard decks are provided for which all the empirical methods are applicable. For design of other type, detailed procedures are to be used. The standard deck related with the steel bridges are shown in the figure 9.3, 9.8 and 9.15. तो आप देख सकते हैं cast in place concrete over a precast slab over open steel. So 9.3, 9.8 आप वो फिगर भी आप देख सकते हैं जी डेक्स की। Let us see, this is cast in place concrete slab over a closed steel or precast concrete boxes. ओके जी, ये टाइप आ गई। फिर आ जाते हैं जी 9.3 पे हम कास्ट इन प्लेस और प्री कास्ट की स्लैब सपोर्टेड बाई स्टील बीम। तो एक टाइप ये भी आ जाती है आपके पास डेक्स की, ठीक है जी। सो ये 3 डेक्स की टाइप आपने देख लेनी है। इसके बाद बाकी क्या रह गया जी, एम्पिरिकल डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट डेक। चलें इसको हम देख लेते हैं और लेट मी सी कि रिकॉर्डिंग कहाँ तक पहुँची है। तो रिकॉर्डिंग फिर 34 मिनट पे आ गई है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में।